उनके साथ अगर हम उस पार्टी को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका विस्तार होगा। लेकिन उस बीच में फिर उनके चुनाव आ गए, लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर आप जानते हैं अलायंस बदल गया, तो वो आपके लिए आफत का कारण हो गया। तो फिर हमने सोचा कि भाई जब आप राजनीति करनी है तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर साथियों की बैठक हुई, हम लोग कई बैठक किए, फिर अक्टूबर में जाकर के हम लोगों ने अपनी नहीं पढ़ी। नीतीश कुमार की आज की स्थिति क्या है? नीतीश बाबू अगर नियंत्रण में होता ना, ये संभव नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जिस प्रकार का स्टेजेस पर तरह तरह का जो उनका होता है, कभी किसी का पैर पकड़ना है, कभी कुछ करना है, जिस प्रकार से निर्णय हो रहे हैं, नीतीश बाबू के सामने ये संभव नहीं था। और वहीं दामादों की लिस्ट लाइन लगी हुई है कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में जब उनका शरीर ही नहीं है तो फिर सरकार क्या रहेगा। जिन लोगों ने तथाकथित तौर पे नीतीश कुमार को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, आपको बाहर करने में उस लॉबी का भी हाथ रहा है क्या? आज तक मुझे समझ में नहीं आया। यही तो नीतीश कुमार की राजनीति है। बिल्कुल, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो लालू यादव कहते हैं कि गला मिले और पेट में दांत है, तो ये चरितार्थ ये सही साबित होता है ना। ये कि नीतीश बाबू को मेरे बारे में कोई निर्णय लेने के लिए माने समझिए बाध्य करे, इसको मैं नहीं मानता। प्रशांत किशोर जो है ये प्लांट किए गए हैं एक पार्टी विशेष के जरिए कि आप हमारे खिलाफ एक ताकत बनकर के उभरो, ताकि जो हमसे नाराज वोट है ना, वो स्प्लिट हो जाए। हमारी पूरी की पूरी ताकत है, जो मैं देख रहा हूँ इंडिया और इंडिया को देख करके कि हमारे तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। तो अगर हम बूथ पर अपनी पूरी ताकत लगा दें तो हो सकता है कि 2025 का जो चुनाव का रिजल्ट है तो लोग के लिए बड़ा ही एक नया सीन भी बन सकता है। कितनी सीटें लगता है इस बार जेडीयू जीत जाएंगे? मैं तो नंबर के बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब क्रिटिकल पोजीशन, लेकिन क्रिटिकल ही नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू ही जनता दल के एकमात्र जान ही नहीं, वोट उन्हीं के आसपास है। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी बिहार पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ बिहार चुनाव स्पेशल शशि रंजन के तीखे सवाल। अब इस कार्यक्रम में आप कई मेहमान आ रहे हैं और उनकी बातचीत आप सुन रहे हैं और उनसे मेरा तीखा सवाल रहता है, वो आप देखते भी हैं। लेकिन आज का एपिसोड दूसरे तमाम एपिसोड से थोड़ा अलग हटकर होगा। वो इसलिए कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमेगा। हालांकि जिसकी सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, वो चुनावी मुद्दा होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ सरकार और सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री तौर पे नहीं घेरे जाएंगे, बल्कि उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, राजनीतिक चरित्र, उनकी पकड़, उनकी समझ, काम करने का तरीका, उनका स्वभाव, उन सबों पे चर्चा हो रही। जेडीयू बनी पार्टी, उसके पहले समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस का उसमें आना, और वो भी दौर आप याद कीजिए जब तिकड़ी हुआ करती थी बिहार की पॉलिटिक्स में। कांग्रेस का दौर था, जेपी मूवमेंट आया, लालू यादव, नीतीश कुमार, रंजन यादव और उसके बाद रामविलास पासवान। लेकिन रंजन, लालू और नीतीश, आज भी मुझे याद है जब गांधी मैदान में जेपी गोलंबर पे, जेपी जी की मूर्ति पे के पास जब लालू यादव ने मुख्यमंत्री का पहली बार ओथ लिया, तो वहां से वो सीधे नीतीश कुमार के घर गए थे और उनकी मां का पैर छू करके आशीर्वाद दिया था। ये पृष्ठभूमि समझना 2025 के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है। फिर अहम की लड़ाई हुई, सब लोग अलग अलग हो गए और समता पार्टी बन गई। आज के इस एपिसोड में वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार के साथ सन 1998, सोच लीजिए, लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले से साथ रहे और
अधिकारी रहे, अधिकारी के तौर पे उनके साथ जुड़े और ऐसा जुड़ते चले गए कि आरसीपी, है ना, आरसीपी के नाम से ही ये जाने जाते रहे, है ना, रामचंद्र प्रसाद सिन्हा पूरा नाम, लेकिन आरसीपी। और नीतीश पे जब ऑपोजिशन को हमला करना होता था तो आरसीपी टैक्स की बात होती थी। यानी सोच लीजिए कि ये आरसीपी नाम कितना बड़ा था, और आरसीपी के कुछ कहने का मतलब नीतीश कुमार कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामचंद्र बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको इंट्रोड्यूस करने के पहले बहुत सारे नए लोग हैं, है ना, जिनकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो वोट भी देंगे। उनके लिए भी जरा इतिहास भूगोल समझना बहुत जरूरी। आप नीतीश जी के साथ कब जुड़े? जो जानकारी है 1998 में, कैसे जुड़े आप? देखिए, नीतीश बाबू को मैं 97 से नज़दीक से देखा। जानते इनको बहुत पहले से थे, चूँकि ये मैं नालंदा का रहने वाला हूँ, इनका भी गृह जनपद वहीं है, और उस क्षेत्र के लोग उस समय से ही इनका बहुत सम्मान करते रहे। 97 में मैं उस समय के संचार मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का मैं प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था, और उसमें माननीय नीतीश बाबू सांसद थे और बेनी बाबू से इनके अच्छे संबंध थे। और आप जानते हैं कि उस ज़माने में टेलीफोन के मामले में, खास करके ईस्टर्न इंडिया में, चाहे यूपी हो या बिहार हो, टेली डेंसिटी बहुत कम था। तो बेनी बाबू का बिल्कुल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमारे लिए था कि चाहे उत्तर प्रदेश के सांसद हों या और कोई जनप्रतिनिधि हों, बिहार के सांसद हों, जनप्रतिनिधि हों, अगर टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की बात करते हैं और भी सुविधाएं बढ़ाने की बात करते हैं तो उसको कर देना है। ये उनका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था। और नीतीश बाबू से उनके संबंध थे, तो नीतीश बाबू मिले थे बेनी बाबू से, और उन्होंने कहा कि भाई आप तो जानते होंगे, हम कि बिल्कुल जानते हैं। उनको ही बोला कि भाई ये आपके ज़िले के हैं, जरूर उत्तर प्रदेश काडर के हैं, तो मैं इनको कह दिया है जो भी काम रहेगा इनके यहाँ कागज़ आपका पहुँच जाएगा तो काम हो जाएगा। और इतना मैं बता दूँ कि उस समय जो कार्य संस्कृति थी, जो भी सांसद अगर इस प्रकार का अनुरोध करते थे किसी भी दल के, वो समाजवादी पार्टी के जरूर थे लेकिन किसी भी दल के सांसद, मैंने बताया करते थे, तो जो भी वो लिखते थे उनको हम लोग कराते थे। तो मेरी पहली जो है ना मुलाकात उसी संदर्भ में हुई। और उसके बाद जब वो सरकार चली गई तो स्वाभाविक है कि मैं एक मंत्री के साथ था, तो तब तक मेरे में एक संस्कार भी था, मैं उत्तर प्रदेश काडर का था, कि जिनको जिनको हम लोग जानते थे तो शाम में हम लोग बधाई देने के लिए गए। तो नीतीश बाबू के यहाँ गए, बहुत सारे जो मंत्री बने थे मैं जानता था, उत्तर प्रदेश से कई मंत्री बने थे, सबके हम लोग गए थे, शाम में भेंट हुई थी। फिर आप सोचिए मैं उसमें का जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हुआ थी पहले, TSR सुब्रमण्यम साहब कैबिनेट सेक्रेटरी थी, उन्होंने एक कानून बना दिया सब प्राइवेट सेक्रेटरीज के लिए, इस अफसरों के लिए, कि जितने भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जब उनके मंत्री हट जाएंगे सबको अपने काडर में वापस जाना पड़ेगा। जबकि पहले व्यवस्था ये थी कि अगर आप सेंट्रल डिप्यूटेशन में आए हैं तो आपका जो भी टेन्योर 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का है, PS हटने के बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर जो भी बनना आप बन जाएंगे। इसी में लोग जाते थे, लेकिन TSR ने एक आदेश ऐसा कर दिया था। तो मुझे आए भी बहुत कम दिन हुए थे, मैं जुलाई में आया था और समझिए कि मार्च में ही ये घटना हो गई। तो मुझे लगा कि भाई पता नहीं अब क्या होगा। तो जब अगले दिन ही सवेरे 9 बजे के आसपास नीतीश बाबू का फ़ोन आया मेरे पास, और उन्होंने कहा कि रामचंद्र बाबू आप हमारे साथ काम करिएगा। तो मुझे बड़ा ही, जो कहते हैं ना, बड़ा ही सुखद अनुभव हुआ कि मैं तो सोच रहा था कि भाई मैं तो सड़क पर भी हूँ, कहाँ जाना पड़ेगा। तो इनका फ़ोन आया तो बोले आप आ जाइए। और एक तो नीतीश कुमार स्वजातीय, सेम जिला, सेम मतलब अपना राज्य और अपने जिला से और स्वजातीय। लेकिन देखिए एक चीज़ में मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए इस सब में कई चीज़ें मैटर करती है। मैं जब चला आया नीतीश बाबू घर पर तो अगले 1 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों ने मेरे घर पर फ़ोन किया, और उसमें बूटा सिंह साहब बने थे टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने भी फ़ोन किया, क्योंकि मैं PS था बेनी बाबू का।
तो हमारे घर से कहा गया कि साहब वो तो चले गए नीतीश बाबू के पास। आप जरा देखिए, 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ डेस्टिनी क्या होता है। नीतीश बाबू का फोन मेरे पास पहले आया, तो मैं तो बिल्कुल नौकरी की तलाश में था, और वही नीतीश बाबू का फोन आया। किन्हीं मंत्री कई लोग आया, अगर उनका पहले आ गया होता तो मैं नहीं कह सकता कि मैं नीतीश बाबू के पास आता कि नहीं आता। ये डेस्टिनी होता है। तो मैं नीतीश बाबू के यहाँ आया, और देखिए मैं फर्क, पहले दिन मैं बता दूं फर्क क्या था। बेनी बाबू के साथ मैं उनके जिले का कलेक्टर भी रहा बाराबंकी में, बड़े अच्छे हमारे संबंध रहे, लेकिन हम लोग का एक फॉर्मल टाइप का एक था। हम कभी बहुत कम उनके साथ खाना साथ खाए होंगे। जब नीतीश बाबू के हम पहली बार जब आए तो सवेरे ही मैं नाश्ता करता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी चलिए हमको नाश्ता करना है। अब मैं पहली बार इनसे मिल रहा था, मैं कैसे मना करता। तो मैंने नाश्ता किया और मैंने देखा कि इनमें एक जो एक पर्सनल टच जो है ना, वो कारण भी ना आप नालंदा से स्वजातीय, हाँ ये बता रहे हैं, वो था। तो इस प्रकार से जो है मैं इनका जो है वो बन गया, हाँ पीएस में बन गया। और स्वाभाविक है कि 98 में जब मैं पीएस बना तो 2010 तक, जब तक मैं अपना सेवा से स्वेच्छा वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लिया, तब तक मैं इनके साथ जुड़ा रहा अधिकारी के रूप में। भाई केंद्र सरकार में तो रहे, मैं कई मिनिस्ट्रीज में रहे, जहाँ जहाँ ही रहे, सरफेस ट्रांसपोर्ट में रहे, एग्रीकल्चर में रहे, रेलवेज में रहे, कोल में रहे। और फिर जब यहाँ ये आ गए तो उस समय चूंकि इनका बिहार आ गए थे, तो मेरी पोस्टिंग हो गई थी एडिशनल सीओ ग्रेटर नोएडा, मैं पोस्टिंग हो गया था। तो जब यहाँ ये आ गए ओथ लिए, तब इन्होंने फिर फोन किया कि मेरा काटर तो उत्तर प्रदेश था, कि रामचंद्र बाबू इतने वर्षों तक हमारे साथ काम किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ मेरे साथ काम करिए। तो मैंने कहा कि सर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो मैं यहाँ फिर आ गया 2005 में, और फिर इनके साथ में रहा जब तक 2010 में मैं 31 मई को मैंने सेवा से अपना वीआरएस लिया, और फिर मैं राज्यसभा का एमपी बन गया, और फिर हमारी ये राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नीतीश बाबू के साथ आने के पहले उत्तर प्रदेश के, जैसे मैंने बताया कि बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ मैंने काम किया था, मुलायम सिंह जी के साथ काम किया था, हाँ। फिर मैं बता दूं कल्याण सिंह साहब, मुझे प्यार से सीआरपी कहा करते थे, हाँ, क्योंकि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट था वहाँ। और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो अपॉइंटमेंट होता था उसका काम होता था ट्रांसफर पोस्टिंग करना आईएएस पीसीएस अफसरों का। और ससरी कृपा से मुझे सबके नाम याद रहते थे, तो जब भी मुझे कभी पूछते तो मैं बता देता था। तो बोले इसका दिमाग कंप्यूटर है, इसलिए हमको आरसीपी नहीं सीआरपी कहते थे। बल्कि एक बार लखनऊ की मीटिंग में अटल जी का प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू भी गए हुए थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, स्टेज पर मुझे पकड़ लिए, बोले सीआरपी तुम कहाँ हो? तो नीतीश बाबू बोले कि ये आरसीपी हैं, आप सीआरपी काहे कहते हैं? तो वो कहे कि अरे मैं जानता हूँ और ये जानता है। देखिए, तो ये इन सब नेताओं के साथ मैंने बहुत नज़दीकी से काम किया। उसके पहले मैं नारायण दत्त तिवारी, उनके साथ वीर बहादुर सिंह, मैं चूँकि जो आज संत कबीर नगर जिला है उसमें खलीलाबाद, उसका मैं एसडीएम होता था, मैं बगल के थे। तो मैं उत्तर प्रदेश के इतने सब कद्दावर नेता के साथ बिल्कुल नज़दीक से काम करने का मौका मिला था। और 1984 में जब मैं उत्तर प्रदेश में गया था तो मेरी पहली पोस्टिंग अमेठी में थी, और उस जमाने में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, वही 417 एमपी वाले। तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन आप समझिए जब प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो बहुत ही नज़दीक से काम करने का मौका मिला। उसका देखिए मुझे लाभ ये हुआ कि पूरा जो मेरा जो हमारा आईएएस में हमारा करियर रहा, हमको कभी भी कहीं किसी पद पर भी, मैं कलेक्टर भी उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में रहा, कभी मेरा किसी से विवाद नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था। तो मतलब आरसीपी जी अब आते हैं बिहार, है ना, आपने एक लाइन कही कि इतने लोगों के साथ, सारे बड़े नाम आप गिनवा रहे, किसी के साथ विवाद नहीं हुआ। और जिसने पहली मीटिंग में आपको साथ में नाश्ता करा, है ना, जिस आदमी के जिला से हैं आप, जिनकी स्वजातीय हैं आप, है ना, कुछ ही किलोमीटर का फासला है आपके उनके गांव में, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, उस आदमी से आपका विवाद हो गया। देखिए, ये मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, मेरा नीतीश बाबू से कोई विवाद नहीं था, आज भी मेरा कोई विवाद नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, नीतीश बाबू के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया था
तो भाई वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, राजनीतिक जो उनका अनुभव है हमसे बहुत ज़्यादा है, और मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई हम लोगों को हमसे अगर किसी चीज़ में भी सीनियर हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। तो मैं कभी भी, मैंने कहा भी था, आज भी, अब तो चूंकि स्थिति पूरी बदली हुई है, मैं उनसे कहता था कि आप एक भी सलाह या निर्णय नहीं बता सकते जिसमें मैंने आपको गलत कहीं कहा। कहते भी थे कि आप जितनी बात कहते हैं वो ठीक रहता है। हम ही कई बार ऐसा ऐसा निर्णय ले लेते हैं, तो मुझे कहते थे कि मैं जब इस प्रकार का निर्णय लूँ तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। तो मैं कहता था उनको, आप हाथ पकड़ने दीजिएगा तब ना, उसमें तो पूरे फॉर्म में आप रहते हैं, सुनते नहीं हैं। अब बाद में जब होती है बात तो कहते हैं कि वो गलत निर्णय था। तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा कभी उनसे कोई विवाद नहीं रहा, कभी नहीं विवाद रहा। सही बताइए, लोग बोलता है कि भाई देखिए, मैं तो 2010 में ही एमपी बन गया था। 2017 में जब पहली बार केंद्र में फिर एनडीए की सरकार बनी, नीतीश बाबू उसमें सम्मिलित हुए। यहाँ आप जानते हैं महागठबंधन की सरकार में थे। तो ये बात आई कि भाई जब राज्य में लोग, बीजेपी के लोग सम्मिलित हैं, तो केंद्र में भी जेडीयू के लोग को सम्मिलित होना चाहिए। और उसमें अगर आप देखिएगा तो बिहार से लोकसभा में 2 ही सांसद थे और हम लोग राज्यसभा में थे, और शरद जी भी पार्टी छोड़ चुके थे। तो ये सब जगह चर्चा थी कि भाई 2017 में भी सरकार बनेगी, तो मेरा नाम आता था क्योंकि मैं उसमें अपनी पार्टी का वहाँ नेता भी था। खैर नहीं हुआ। फिर 2020 का, जो 2019 का चुनाव हुआ, फिर मंत्रिमंडल की बात आई थी, फिर वो नहीं हुआ। कभी भी हम लोगों ने, चूंकि हमारे नेता रहे, उनका जो निर्णय होता है। 2021 में जब मैं मंत्री बना जुलाई में, तो मैं इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत लोग इसको बहुत तरह से बताते हैं। मैं तो संगठन का आदमी, जनता दल में उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा। और मैं बता दूं, जिस दिन हमको मंत्री बनने का ऑफर हमको ललन जी ने बताया था, उसमें हम पार्टी में हमारी किसान प्रकोष्ठ की बैठक चल रही थी। और मैं बता दूं कि हमारा लेवल क्या था। किसान प्रकोष्ठ, किसानों को संबोधित कौन कर रहे थे, उसमें चल रहा था, कोरोना का था, डॉक्टर मंगला राय, रिटायर्ड DGICR, डॉक्टर निर्मल सिंह, डायरेक्टर इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट। इनसे हम टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल फार्मिंग पर अपने पार्टी के किसान प्रकोष्ठ लोगों को, उनसे हम भाषण करवा रहे थे। हमें बताया गया कि भाई वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ संदेश आया है, मंत्री बनना है। नीतीश बाबू से जब मैं मिला अगले दिन, नीतीश बाबू ने कहा कि भाई ये जो प्रस्ताव है कि भाई मंत्री बनना है, तो आप जा रहे हैं दिल्ली, आप जा करके शपथ ले लीजिए, समझे ना। तो मैं जब दिल्ली गया, गृह मंत्री से मिला, तो हमने कहा कि सर मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और अगर मैं अकेला शपथ लेता हूँ तो लोग क्या कहेगा पार्टी में कि भाई अपने बन गए, बाकी को छोड़ दिए, जबकि हमारे कई MP हैं, तो कम से कम कुछ और लोगों को मंत्री में शामिल। तो उन्होंने कहा कि अभी नीतीश जी से बात हुई है, अभी सिर्फ आपका ही होना है, बाद में हम लोग इसको करेंगे। और ये पार्टी के जितने शीर्ष नेता थे सबको पता। और नीतीश बाबू ने उस समय इतना तक कहा कि आप अनुरोध कर लीजिएगा कि जब ओथ हो तो सोमवार के दिन नहीं हो, क्योंकि मेरा जनता के दरबार का मुख्यमंत्री कार्यक्रम रहता है, मैं रहना चाहता हूँ। लेकिन आप जानते हैं ओथ तो प्रधानमंत्री तय करते हैं, हो गया। जब मेरा ओथ हुआ, नीतीश बाबू ने बधाई दिया फ़ोन करके, समझे ना, बात हो गई। कुछ दिनों के बाद लोगों ने चला दिया कि RCP सिंह अपने से मंत्री बन गए। बताइए साहब, ये सब संभव है कभी क्या? आप जानते हैं जिस प्रकार की राजनीति गठबंधन की होती है, अलायंस की होती है, तो अलायंस के नेता जब तक किसी में अपनी सहमति नहीं बन देते हैं तो बनता नहीं है। ये कितना सही है कि बीजेपी और मोदी जी, या जो बीजेपी के जो बड़े लोग हैं, उनकी पहल पर आपको मंत्री बनाया गया? वो उन्होंने भाई जाहिर है नीतीश कुमार का तो अप्रूवल चाहिए, लेकिन प्रस्ताव उधर से आया, नीतीश जी की तरफ से तो कई बार मौका था आपको मंत्री बना सकते थे, तो कभी हुआ नहीं। सुना इस बार प्रस्ताव उधर से आया था कि भाई RCP को बनाइए। देखिए मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, जब नीतीश बाबू उस स्थिति में नहीं है, नीतीश बाबू ने जो हमसे कहा, समझे ना, कि भाई वो मंच से मुझे ललन जी ने बताया था, तो हमसे बोले कि आप बात कर लीजिए गृह मंत्री जी, हमसे बोले। हमने गृह मंत्री जी को फोन लगाया, नहीं मैंने नहीं फोन आया, उनका ही फोन आया।
तो उन्होंने हंसते हुए हमसे कहा कि आरसीपी, मैंने नीतीश जी से बात किया था, सुनिए। तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का, हमने कहा कि विस्तार होना है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनता दल यू का भी इसमें प्रतिनिधित्व हो। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने आपका नाम लिया, आपका नाम लिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार उनसे भी बात कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। तो उनको भी मैंने कहा, सर आप मुझे कह रहे हैं हमारे नेता से बात ही हो गई तो फिर हमसे बात करने की जरूरत नहीं। तो बोला नहीं, उन्होंने कहा है आपसे बात करने के लिए क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हमने कहा नेता तो वही है, लेकिन उनसे भी मैंने कहा कि सर क्या कहेगा लोग कि आप अपने ओथ ले रहे हो, आपके कोई और भी साथी ओथ नहीं ले रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, नीतीश जी से बात हो गई है, हम लोग बात उसमें करेंगे। और जब ये बात हो गई हमारे उनसे, गृह मंत्री से, यही बात मैंने नीतीश जी को कहा कि वो तो कह रहे हैं कि आपसे बात हो गई और आपने हमारे नाम पर सहमति दे दिया है और जो भी एक्सपेंशन होगा तो उस पर आगे विचार करेंगे। नीतीश बाबू ने छूटते कहा कि रामचंद्र बाबू जा करके आप ओथ ले लीजिए और आप वहां जाइएगा, आप वहां पर मंत्री रहिएगा तो अपने पार्टी के और लोग भी मंत्री बन जाएंगे, नहीं तो मैं ऐसे कैसे जाता। नीतीश बाबू ने जो कहा, फिर मैंने नीतीश बाबू को भी कहा, ललन जी को भी कहा। फिर ये कंफ्यूजन यही तो हुआ? यही मैं बता रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद मैं प्लेन पकड़ करके दिल्ली गया हूँ और वहां फिर मैंने इस बात को सबके सामने रखा और सबने कहा कि नहीं नहीं, अभी आप ओथ लीजिए, आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए, क्योंकि ये तो तथ्य की बात है ना, मैंने बताया बधाई दिया, लोग बोलेगा ट्विटर पर बधाई नहीं दिया, टेलीफोन पर तो बधाई होगी, तो ट्विटर का तो होता है। उसके बाद आप देखिएगा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हम बन गए थे मंत्री। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहेगा। मैंने तत्काल इस्तीफा कर दिया और एक मैंने उसका जो कमेटी होती है ना, मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी निकाल लीजिए, सारे नेता का भाषण देख लीजिए, सब कह रहे हैं कि भाई हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया, आरसीपी मंत्री बन रहे हैं, इनका अनुभव है, अच्छा काम करेंगे। ये सब आपके उसमें बैठक में है, जिसमें मैं मतलब कि जहां पर जिसमें ललन जी। हुआ क्या फिर, मतलब जो आदमी नीतीश कुमार का इसी पर बता रहा हूँ, मैं बताया ना, मुझे आज तक, मैं बता रहा हूँ, मुझे आज तक, मैं फ्रैंकली देखिए, मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। और मेरी संजोग कहिए, देखिए नीतीश बाबू से मेरी भेंट कब हुई तब आपको समझ में आ आएगा। अप्रैल में मेरी नीतीश बाबू से भेंट हुई थी, जो वो हमारे मित्र सहयोगी थे, भूपेंद्र यादव, उनकी बेटी की शादी थी। नीतीश बाबू आए हुए थे तो साथ में हम थे, तो घर पर भी आए थे, तो बोले भी, बगल में घर में वो रहते थे, कहे कि अगली बार आएंगे तो हम लोग जरा सब घर में चलेंगे। और हमसे ये बोले कि रामचंद्र बाबू, आप ये छोटा घर में क्यों रहते हैं, आप कंजूसी करते हैं, हमसे बोल रहे हैं, ये बड़ा घर है, लौट कर आइए और भाई हमको जरूर बुलाइएगा गृह प्रवेश में, कंजूसी मत करिएगा। तो हमने कहा नहीं सर, घर लॉट हो गया है, अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो बोलेगा ऐसा दिन रखिएगा जिस दिन हम आ सकें। बताइए, अप्रैल के महीना है, मई में फिर से हम लोग का टेन्योर का है और हमसे कह रहे हैं कि बड़ा घर लीजिए जिसमें कि मंत्री का कोई बात ही हम लोग में नहीं थी। फिर देखिए हमारी भेंट है उनसे, हमारा टिकट कटा है 29 मई को, डेट मुझे इसलिए याद है कि इंपॉर्टेंट डेट होते हैं। मेरी भेंट उनसे 27 मई को पटना में हुई है, 1.5 घंटे उनसे बातचीत हुई है। बीच में ललन जी भी आए हैं। उसमें बात किस चीज़ की हो रही थी कि भाई बिहार में मेज बेस्ड अपना जो है पूरा का पूरा इंडस्ट्री यहाँ लगना है और सब इथेनॉल प्लांट सब लग रहे हैं। टारगेट 17 करोड़ लीटर का था, केंद्र सरकार ने 34 करोड़ लीटर कर दिया है, और भी कई चीज़ों की बात हो रही थी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने इनकी तारीफ की थी, जो यहाँ पर म्यूजियम बना है। तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री तो आपको कैबिनेट मीटिंग में तारीफ करते हैं, 1.5 घंटे में कभी भी नहीं। भाई नॉमिनेशन शुरू है, देखिए 27 तारीख की बात, 27 नॉमिनेशन 24 तारीख से शुरू है। आप वहाँ मंत्री हैं, मंत्री हम उनके साथ बैठे हुए यहाँ अन्य मार्ग में। देखिए मेरे मन में भी 2-3 बात आई कि मैं इनसे पूछूं कि सर नॉमिनेशन किस दिन करना है, 30 तारीख को कि 31 तारीख को। लेकिन मैं इनका स्वभाव इतने वर्षों से जानता था कि अगर मैं ये कुछ कहूँगा तो कहेंगे अच्छा तो हमसे पूछिएगा। देखिए मेरी सोच, मेरे मन में हल्का सा भी कहीं से रहता तो मैं निश्चित बोलता ना, मैं भी निश्चिंत था, इनको वो भी अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। और हम लोग फिर एक पार्टी के साथी की बेटे की शादी उसमें चले गए। 29 तारीख को मेरा टिकट कटता है, तो मुझे कैसे, मुझे कभी किसी बात का एहसास कहाँ से होगा, और कभी कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी जिसे मुझे लगता
तो इसलिए मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, मतलब नीतीश कुमार की चुप्पी में भी राजनीति है। आप क्योंकि देखिए, है ना, मेरे मन में हाँ। बात थी कि अगर मेरी कभी 1 to 1 भेंट होगी तो मैं उनसे पूछूंगा जरूर, लेकिन संजोग कहिए कि भाई भगवान का देखिए कि मेरी फिर कभी भेंट ही उनसे नहीं आई। अच्छा, ये आपको नॉमिनेशन तो आपको टिकट मिला नहीं, 27 को आप मिल रहे हैं, 29 तारीख आखिरी मतलब नॉमिनेशन का है, और हाँ शुरू है, मतलब 30-31 तक है नॉमिनेशन, और आपको कोई कुछ भी अंदाजा नहीं, और आपको लग रहा है कि भाई जब मंत्री हैं केंद्र में तो पार्टी भेजेगी दोबारा, है ना, तो आपको तो भेजा नहीं, लेकिन आप वहां मंत्री कंटिन्यू कर गए। कारण क्या होता है ना कि चूंकि जो भी एमपी का टेन्योर होता है, हाँ। तो हमने जो है 7 जुलाई को हमने वहां एमपी का ओथ लिया था। तो राज्यसभा का एमपी होता है 6 साल के लिए, तो हमारा 6 जुलाई तक था। तो 6 जुलाई तक चूंकि हम राज्यसभा के एमपी थे तो मिनिस्टर हम बने रहे। अच्छा, तो आपने टेन्योर तक आपको मतलब बीजेपी ने भी हटाया नहीं? क्योंकि इन्होंने भी हटाने की बात नहीं की ना। हाँ। इन्होंने भी नहीं कहा कि हटा दिया जाए, इन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने भी चूंकि टेन्योर था 6 जुलाई तक तो रहने दिया। इसमें कोई, मैंने कहा ना कि एक ओटीटी पर एक सीरीज है तांडव, जरूर देखिएगा। अब जब आप बाहर हैं तो पीछे सोचते होंगे, देखते होंगे, आपने भी नहीं पूछा कि नॉमिनेशन कब फाइल करना है, और नीतीश कुमार ने भी नहीं कहा। उनके बारे में कहा जाता है कि चुप हैं तो समझिए कि राजनीति है ना। लालू यादव कई बार कह देते थे कि नीतीश के पेट में भी दांत है, अगर गला भी लगा रहा है तो कब बटन दबा देगा पता नहीं, क्योंकि लालू यादव का अपना अंदाज है कहने का, वो अपना कहते थे, दोनों मित्र भी है तो एक दूसरे को कुछ भी कह लेते थे। तो अब जब आप बाहर हैं तो आपको क्या लगता है कहाँ गड़बड़ हुआ? आज भी मैं देखिए कयास से बहुत लगा सकते हैं, मतलब क्या सी, अब चूंकि सत्यता तो अब नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, और तो कोई नहीं, क्योंकि कहीं भी अगर हल्का सा भी कोई बात हुई होती ना तब ना आप कुछ अंदाज कर सकते हैं। कभी कुछ तरह की बात ही नहीं, जब भी मैं मिला बिल्कुल नॉर्मल चीजें, नॉर्मल सब चीजें रहा। कैसे अच्छा, जब आप मंत्री बन गए और उसके पहले जब आप मंत्री नहीं थे, है ना, जब यहाँ पे संगठन का भी काम देखने लगे, नौकरी से इस्तीफा दे दिया, और नीतीश कुमार आपको मतलब आरसीपी मतलब नीतीश कुमार है ना, तो जब आप मंत्री बन गए तो नीतीश कुमार उसी तरीके से आपसे सलाह मशवरा करते थे या आहिस्ता आहिस्ता कुछ कम होने लगा? नहीं, देखिए मैं बता दूं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होता था उनकी आदत रही हमेशा, कोई इंपॉर्टेंट बात रहता तो हमसे बताते जरूर थे और हमसे सलाह जरूर मांगते थे। कई बार सहमत होते थे, कई बार सहमत नहीं होते थे। उसी पर मैंने कहा ना कि वो कहते थे कि भाई आपकी बात सही थी, तो मुझे कभी भी तो जब मंत्री बने तो वो फ्रीक्वेंसी थी या? देखिए मैं बताता हूँ, जब मैं मंत्री आहिस्ता आहिस्ता कुछ कम होने लगा? हमको तो कभी एहसास नहीं। देखिए मैं जब भी आता था, क्योंकि मैं पार्टी का भी काम तो देखते ही रहता था। ठीक है, ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन काम तो मैं देखते रहता था। तो मैं यहाँ आता था तो मैं उनसे मिलता था जरूर, अब मिलता था तो घंटों बातचीत होती थी। ऐसा तो है नहीं कि हम पटना आए हैं और मेरी भेंट ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। कहीं अब नॉर्मल थोड़ा दिखता तब ना आदमी को, कहीं मन में देखिए कहीं भी हल्का सा शशि जी कुछ दिखता तब ना होता। चलिए ठीक है, तो आप फिर मंत्री से आपका टेन्योर पूरा हुआ, खत्म हो गया, उसके बाद की कहानी? उसके बाद की कहानी तो फिर मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया तो मैं अपने घर पर अपना, मैं यहीं पर, चूंकि वो जो उस पार्टी के ही जो एमएलसी संजय गांधी, उनके घर पर मैं रहता था, तो मैं अपना नॉर्मल जो भी प्रोग्राम था अपना मैं सब चल रहा था। पार्टी छोड़ने की नौबत कब आ गई? देखिए पार्टी छोड़ने की नौबत जो आई, मैंने ये देखा कि भाई जब मैं हटा था ना तो कई लोगों ने कई तरह की स्टेटमेंट दी, समझे ना, तो हमारा वो स्तर नहीं था कि मैं इनसे उस पर मैं कोई बोलूँ, चूंकि मैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई बात होती तो मैं करता था। तो मैं देखा कि ये जो है, मैंने समझिए कि जुलाई है ना, अगस्त के टाइम आते आते तरह तरह का लोग बयान देने लगा और मुझे बड़ा चुभने लगा। मैं बता दूं बहुत कि बताइए कोई बात है नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि भाई मंत्री अपने से बन गए तो इस तरह की बात तो करने लगे हो। तो फिर मुझे लगा कि भाई बताइए कि जो हमारा, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, भाई एक साधारण कोई
कार्यकर्ता हो तो अलग बात है, प्रदेश अध्यक्ष है और भी कोई नेता है जो बाद में सब पार्टी में आए हैं, क्या से क्या बोल रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है कि एक टीस होती है। और फिर उस दौरान जरूर समझिए कि मैं नीतीश बाबू से मेरी भेंट नहीं हुई। और एक बात मिले नहीं आपसे? नहीं, भेंट नहीं हुई हमारी। हाँ, मतलब आपने बिल्कुल मांगा होगा बिल्कुल ना समय? बिल्कुल मांगा था आपने समय मांगा, उन्होंने समय नहीं दिया, समय नहीं दिया, हमको लगा कि आपको अवॉइड करना हमको लगा कि शुरू कर देखिए अब हमको लगा कि अब उनको जरूरत नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। तो हमने कहा कि भाई तो फिर इस पार्टी में रहने का तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए समस्या क्या थी कि पार्टी में मेरे साथ बहुत सारे साथी थे, समझे ना। तो उन लोगों ने भी कहा कि सर जब हम लोग कोई पूछता ही नहीं है तो अगर राजनीतिक कार्यकर्ता घर में बैठ जाएगा तो फिर तो उसका करियर खत्म हो जाता है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो अपना हम लोग पार्टी से त्याग पत्र दे दिए और फिर हम बिहार में घूमने लगे। हमने कोई पार्टी नहीं बनाई भी नहीं थी, मैं पार्टी को ज्वाइन भी नहीं किया था। क्योंकि देखिए मैं लगता है अगस्त में मैंने इनकी पार्टी छोड़ा था और जो मैं बीजेपी है मैं ज्वाइन किया हूँ अगले साल, समझिए 7-8 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया था, समझे ना। और इस बीच में मैं पूरे बिहार में मैं घूमता था, जितने हमारे साथ साथी लोग लगे हुए थे उनके साथ बैठकें होती थी, यही मेरा कार्यक्रम चलते रहा। फिर बीजेपी में आपने बात की या बीजेपी की तरफ से आया कि आ जाइए पार्टी में? चूंकि एक बात बैकग्राउंड पे जरा समझिए कि जब से मैं नीतीश बाबू के साथ 98 से था, तो जब भी एनडीए के साथ जो भी बात होती थी, तो मैं जब पदाधिकारी भी था, तो चूंकि मैं नीतीश बाबू का पीएस था, तो सभी बैठकों में हिस्सा में लेता ही था। और चूंकि इनफॉर्मल ढंग से सब चीज़ों में एसोसिएटेड रहता था। तो बीजेपी के चाहे केंद्र के नेता हों या राज्य के नेता हैं, सबसे मेरा बहुत ही अच्छा संबंध सब दिन रहा। और मैं अपनी राजनीति में इस बात का, या इवन जब मैं पदाधिकारी था तो हम हमेशा प्रयास किया कि चाहे मैं जितने हमारे सीनियर्स मेरे साथ काम किए या जूनियर्स मेरे साथ काम किए, मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। तो मेरा सबसे संबंध अच्छे रहे। तो ऑफर किधर से आया? आपने प्रयास किया या बीजेपी की तरफ से आया कि आरसीपी जी आ जाइए? नहीं, देखिए हमने बताया कि भाई देखिए हम लोगों ने अपने साथियों से, मैंने बैठक बुलाई जो मेरे साथ थे, कि भाई हम लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग अब जनता दल छोड़ दिए हैं। तो सब लोगों ने सलाह दिया कि सर अपने पास 2 रास्ते हैं, या तो अपनी एक पार्टी बना ली जाए, समझे ना, या चूंकि अभी हम लोग अलायंस में रहे थे बीजेपी में, बीजेपी ज्वाइन किया जाए। 2 ही ऑप्शन हमारे पास लोगों ने कहा। तो पार्टी बनाने पर भी चर्चा उस समय ही हुई। तो हमको लगा कि भाई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाने के बाद बहुत सारे चीज़ें आएंगी, तो पता नहीं लोग अभी उत्साह में हैं, फिर पता नहीं क्या होगा। तो फिर धीरे धीरे कर करके 2-3 मीटिंग में लोगों ने कहा कि सर बीजेपी अगर मतलब कि हम लोग को ऑफर करती है तो हम लोग को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। बीजेपी के सारे नेताओं से तो हमारे संबंध रहते थे। और जिस दिन टिकट कटा था ना, उस दिन भी जब टिकट कटने के बाद हमारे पास फ़ोन आया, सब लोगों ने कहा कि आपने तो कभी बताया नहीं कि आपका भी टिकट कट जाएगा। तो हमने कहा पता रहता तब ना, समझे ना। तो बोले कि देखिए भाई आपने इतने वर्षों तक हम लोगों के साथ काम किया है, आप जब भी आपको लगे तो भाई इस दल में आपका स्वागत है। ये हम शुरू में ही कहा था, लेकिन निर्णय आपको लेना है हम लोग। तो चूंकि जब हमारे पार्टी के लोगों ने जब बोला तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं एकदम बिल्कुल जो हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। और निर्णय बहुत लंबा लगा, कई महीने के बाद हम लोग तो आप बीजेपी में इस उम्मीद में गए होंगे कि जिस जेडीयू ने आपको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया तो आपको लगा कि शायद बीजेपी में टिकट मिल जाए, क्योंकि संबंध भी आपके अच्छे रहे। देखिए हमारा हम अभी टिकट पर नहीं थे। देखिए हम तो चूंकि बताया ना, चूंकि हम संगठन के आदमी रहे, संगठन ही तो ताकत थी, उसके आधार पर नहीं बोलता। तो मुझे लगा कि भाई बीजेपी के साथ हम जाते हैं तो बीजेपी के साथ हम बिहार में भी काम किए हैं, और अगर संगठन में हमको अगर काम करने की जिम्मेवारी देंगे तो यहाँ हम जो वो दल है उसमें जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ अगर हम उस पार्टी को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका विस्तार होगा, हमारी जो सोच थी। और यही बात हमारी जब उनके सब वरीय नेताओं को सबको मैं जानता था, तो मेरी जो बात हुई थी ही हुआ था। लेकिन उस बीच में फिर उनके चुनाव आ गए, लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर आप जानते हैं अलायंस बदल गया, जिसमें मैं ज्वाइन जिस समय हम वो समझिए कि वो हाँ उसमें आरजेडी में यहाँ नीतीश बाबू थे, तो महागठबंधन थे। तो अगर वो अलायंस रहता तो निश्चित रूप से तो आगे जो लोकसभा का चुनाव था तो कहीं ना कहीं से हम लोग चुनाव लड़ते, हमारे लोग लड़ते।
मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटी होती, लेकिन फिर से वो चले गए उधर, तो वो आपके लिए आफत का कारण हो गया। मतलब एनडीए में जब नीतीश जी वापस आ गए और आप उसी में तो मैं उनसे जब भी मिलता था उनको बार बार कहते थे कि भाई आरसीपी जी, नहीं आप धैर्य रखिए, हम लोग आपका ख्याल रखेंगे। हम देखिए हम पूरे धैर्य वाले हैं, लेकिन समस्या हमारे साथ जितने साथी लोग हैं उनके बारे में तुमको सोचना है। कई महीने हो गए, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, तो फिर मुझे लगा कि भाई हम तो अपना लोकसभा में टिकट नहीं दिया, नहीं, चूंकि हम तो अब तो लोकसभा चूंकि अलायंस हो गया जेडीयू के साथ, तो सारे सीट तो उस तरह का हो गए। तो फिर हमने सोचा कि भाई जब अपनी राजनीति जब करनी है तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर साथियों की बैठक हुई, हम लोग कई बैठक किए, फिर अक्टूबर में जाकर के हम लोगों ने अपनी पार्टी बना ली है ना, आशा के नाम से। नीतीश कुमार को आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि आप इतना लंबा रहे हैं है ना, कई लोगों से, वहां काम करने वाले कर्मचारियों से आदमी का पारिवारिक संबंध हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। नीतीश कुमार की आज की स्थिति क्या है? जो भी, चूंकि ऑथेंटिक तो है नहीं, आप तो सीएम हाउस गए नहीं है, जो आपके जो करीबी या जो लोग हैं वो क्या बताते हैं नीतीश कुमार के बारे में? देखिए मैं 2-3 बातें इस पर कहना चाहूँगा। मैं नहीं क्रेडिट ले सकता कि नीतीश बाबू को मैं सबसे अच्छे ढंग से जानता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो नीतीश बाबू को सबसे ज्यादा जानता हूँ। और नीतीश बाबू पर अगर नॉर्मल उसमें रहे होते ना, तो जो आज जो हम उनको देख रहे हैं, उनका जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, जो भाव भंगिमा है, तो मेरे ऐसे व्यक्ति को बहुत तकलीफ होता है। मैंने बताया ना आपको कि मेरा एक स्वभाव दूसरे उसका रहा है। नीतीश बाबू, जिन नीतीश बाबू को मैं जानता रहा, जिनके साथ मैं काम किया हूँ, जिस प्रकार की अभी हरकतें होती है ना, ये बहुत दुखद है। और ये अगर उनके नियंत्रण में चीजें होती, मैं नियंत्रण बोल रहा हूं, मैंने शरीर का नियंत्रण में बोल रहा हूं सबसे पहले, अगर नियंत्रण में होता ना, ये संभव नहीं था, सवाल ही नहीं उठता है। जिस प्रकार का स्टेजेस पर तरह तरह के जो उनका होता है, कभी किसी का पैर पकड़ना है, कभी कुछ करना है, ये सब नीतीश बाबू का आप जानते हैं कि उनका एक है, उनकी पहचान क्या थी? सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, चाहे बोलने का हो, बातचीत करने का हो, अपनी बात रखने का हो, शब्दों का चयन हो, इसके लिए नीतीश बाबू जाने जाते थे। वो आज सब कहीं आपको नहीं दिखता है, तो मुझे तो बहुत ही पीड़ा होती है कई बार। ठीक है भाई, मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन वो एक अलग अध्याय, अलग इशू है, लेकिन वो एक अलग अध्याय है, सबके लिए बुरा है। नीतीश बाबू के लिए तो खैर उसमें तो क्या कहा जाए भाई, लेकिन बिहार के लिए भी अच्छा नहीं है। नीतीश बाबू को की सोच जो हुआ करती थी, जितने दूर तक वो सोचते थे, आप सही कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से निर्णय हो रहे हैं, नीतीश बाबू के सामने ये संभव नहीं था। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, उनके साथी सब हैं, ललन जी, सब लोग हैं, पूछ लीजिए, अगर कभी किसी के रिश्तेदार का नाम किसी चीज के लिए आ जाए, उनका आप देखते थे जरा तेवर नीतीश बाबू का। कई बार हम लोग को समझाना पड़ता था कि रिश्तेदार है तो कुछ तो कहेगा ही ना। नॉमिनेशन का तो प्रश्न नहीं उठता था शशि जी। कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आता था तो भी 5 बार सोचते थे। तो मैं कहता भी था कि इनका बेटा है, इनका दामाद है, अगर इसकी बात भी आपसे नहीं कहेंगे तो कार्यकर्ता अपने घर में क्या कहेगा। ये नीतीश बाबू का बेंचमार्क था सरकारी काम। वही दामादों की लिस्ट लाइन लगी हुई है, लिस्ट मतलब लाइन लगी हुई है, तो ये इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं तो इसे एक बार नहीं कई बार बोला हूं। यह स्पष्ट है कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में जब उनका शरीर ही नहीं है तो फिर सरकार क्या रहेगा। नीतीश बाबू का नियंत्रण 2005 से 10 में था। मैं उनके साथ, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। पटना में किस बदमाश की हिम्मत थी कि गोली चला ले? किसी की हिम्मत थी? स्पिरिट ट्रायल करा करके साहब, यही अभियानंद जी एडीजी हेडक्वार्टर थे, निकाल के देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों को सजा कराई गई थी। हिम्मत होता था 2005 से 2010 में। उस समय तो पुलिस के अच्छे थाने भी नहीं थे, अच्छी राइफलें भी नहीं थी, अच्छी गाड़ियां भी नहीं थी, अच्छे कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। आज तो उससे बेहतर है, लेकिन उस समय नीतीश बाबू का नियंत्रण था। सवेरे सवेरे वो अखबार पढ़ते थे, आपके टीवी चैनलों में कोई न्यूज आता था, एक एक को देखते थे, और कहीं अगर घटना घट जाए, हमको तो नहीं छोड़ते थे,
जो भी पदाधिकारी है, जब तक वो केस वर्कआउट नहीं हो जाए, गिरफ्तारी नहीं हो जाए, और उसका स्पीडी ट्रायल निकाल के देख लीजिए उस जमाने में 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कुछ केस में तो 3-3 दिन में सजा हो गई थी, तब जाकर के यहाँ कानून का राज स्थापित हुआ था। कोई राइफल गोली से नीतीश बाबू ने कानून का राज बिहार में नहीं स्थापित किया था, कानून का राज स्थापित किया था। कानून का जो समझिए इकबाल है, सरकार का इकबाल है, उसको स्थापित करके किया था। और तब था जब चीजें उनके नियंत्रण में थी। कभी कोई घटना हो जाए किसी को नहीं छोड़ते थे। और ये तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें किसी प्रमाण की मेरे से व्यक्ति को जरूरत नहीं। मैं जब देखता हूं, मैंने बताया ना कि मेरी तो कोई भेंट नहीं है, ये दर्शाता है कि चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है, और ये बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कोई षड्यंत्र भी आपको लगता है कि नीतीश जी के आसपास षड्यंत्र भी हो रहा है? हालांकि अब देखिए इसका कोई साक्ष्य नहीं है, व्यक्तिगत राय ही हो सकती है, या जो जानकारियां छोटी बहुत मिलती है वो भी कोई आधिकारिक जानकारी तो है नहीं, तो आदमी डॉट्स, अंधेरे में डॉट्स मिलाता है कि क्या ऐसी भी एक संभावना हो सकती है। क्या नीतीश कुमार षड्यंत्र के शिकार हैं अभी? एक तो स्वास्थ्य है, वो तो समझ में आता है ना, लेकिन वैसी परिस्थिति में जो आपके आसपास लोग हैं उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। तो आसपास के लोग जो भी हैं, मतलब है ना, वो तेजस्वी आजकल भुंजा पार्टी तो फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी कहता है, तो षड्यंत्र के भी शिकार हैं। आप जिस बात को कह रहे हैं ना, एक देखिए उसमें एक दूसरा आपको दिखाना चाहूंगा। नीतीश बाबू का जो व्यक्तित्व रहा है, मैं व्यक्तित्व की बात फिर बोल रहा हूं, सुनते वो सबका थे, निर्णय लेने में अपना, समझे कि नहीं? आप सलाह दे सकते हैं, जिनको आप आसपास बोलते हैं ना, ये बोल सकते हैं कि ये, लेकिन सारा का सारा निर्णय सबका सुनते थे, लेकिन निर्णय वो अपना ही लेते थे जब सब चीजें उनके नियंत्रण में थी। तब आज क्या स्थिति है? अब इसीलिए तो मैं जब निर्णय में देखता हूं ना, तो मुझे तभी तो मैं बोल रहा हूं कि नियंत्रण में चीजें नहीं है। ये तो नीतीश बाबू को रहते ये संभव है कि भाई उनके आसपास के लोग अपने परिवार के लोगों को किसी न किसी जो आयोग में करवा दे? असंभव जो मैं बोलता हूं, असंभव। और अगर ये हो भी गया होता ना, नीतीश बाबू को अगर कोई बताता, निश्चित रूप से सब कैंसिल होते हैं, निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए मैं बताऊं, हम बता रहे हैं, कोई समर्थक हो सकता है, कोई विरोधी हो सकता है, लेकिन नीतीश बाबू कभी भी इस प्रकार की नियुक्तियों के, मनोनयन के कभी भी हिमायती नहीं रहे। और वो आज हो रहा है, आज वही हो रहा है, सिर्फ वही हो रहा है, सिर्फ वही हो रहा है। अच्छा, ये जो जेडीयू के कई लोग कहते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ हैं, देखिए वो विकास यात्रा या क्या था उसमें जा रहे हैं, तो ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, ये सब क्या है? देखिए दो चीजें हैं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो भगवान से ही हमेशा कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों। लेकिन मैंने बताया ना, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, भाव भंगिमा है, उसको देखने से आपको लगता है, और जिस प्रकार की जो है निर्णय हो रहे हैं उसको देखने से, और जहां तक ये बोल रहे हैं, तो भाई आखिर वो मुख्यमंत्री हैं, तो घर में बैठे रहेंगे, वो तो जाएंगे ही बाहर। लेकिन कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं है, लोग एकदम नीतीश बाबू, आप जरा ये देखिए, जबकि मैंने तो नीतीश कुमार को खबर किया है, काहे के लिए जाने जाते थे नीतीश बाबू? यात्राओं के लिए जाने जाते थे, तरह तरह की यात्रा, न्याय यात्रा से शुरू किए वो, हर एक साल तरह तरह की यात्राएं। और यात्रा में कौन लोग रहते थे? सारे मीडिया के साथी लोग रहते थे, सारे साथ रहते थे। मतलब नीतीश कुमार को जहां चाहिए वहां रोक करके बात कर लीजिए, कुछ छिपाने की बात ही नहीं थी। और इस बात का बल्कि वो ख्याल रखते थे कि मीडिया वाले हैं कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, कहाँ ठहरा हुआ है। आप देखिएगा, वो हेलीकॉप्टर से भी प्रचार करने जाते थे, तो उसमें मीडिया के साथी को बैठा लेते थे। हम लोग गए हैं कई बार, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए जो सामने उनका हम देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। अरे बिल्कुल, जानते का है, आपको मैं बताता हूँ, ये पूरे के पूरे अगर उनका देखिएगा जो पीरियड है, बहुत नीतियां बनी हैं। नीति में दो चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, इतने लोगों से जब मिलते थे,
मिलने के बाद ही कई नीतियां बिहार में बनी, पॉलिसी डिसीजंस हुए। और जब ये बाहर जाते थे, वहां लोगों से मिलते थे, बातचीत होती थी, विचार करते थे, बहुत सारी नीति निर्णय वही लिए गए। बड़ा भारी जो इनपुट पूरा का पूरा ये होता था, सब लोगों से वो लेते थे। लेकिन इनके जनता के दरबार कार्यक्रम में जो लोग इनसे जनता सामने रूबरू होती थी, अपनी बातों को रखती थी, अपनी समस्याओं को रखती थी, तो कैसे एक व्यक्ति की समस्या पूरे समाज की समस्या हो सकती है और कैसे उसका निराकरण के लिए एक नीति बनाई जाए, उसमें बड़ा भारी योगदान था। उसी प्रकार से जितनी यात्रा है, सब यात्रा के बाद देखिएगा एक से एक इन्होंने निर्णय लिए, उसका बड़ा भारी समझिए कि योगदान रहा इनकी यात्रा। जेडीयू के लोग कहते हैं कि अभी विकास यात्रा पता नहीं कितने दिनों की चली, हर डिस्ट्रिक्ट में गए, है ना, वो सिर्फ कहने वाली बात है या थे भी इफेक्टिव? देखिए, हम तो बता रहे हैं कि मैं तो इसलिए मैं इसको इफेक्टिव नहीं मानता हूं कि भाई मुख्यमंत्री का तो आखिर जब मुख्यमंत्री पद पर हैं तो जो उसका जो भी कर्म कांड है वो करना ही आपको है। लेकिन जिस चीज के लिए नीतीश बाबू जाने जाते थे, जिससे उनकी पहचान थी, वो हमको कहीं अब दिखता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है, जो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आज जिन लोगों ने तथाकथित तौर पे नीतीश कुमार को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, तथाकथित, है ना, आपको बाहर करने में उस लॉबी का भी हाथ रहा है क्या? देखिए, मैं बता दूं, फिर मैं उस पर बताता हूं। ठीक है, आपको नहीं पता, कई बार आदमी सोचता है, विचारता है, हाँ, है ना, हाँ। अगर पता ही हो तो आदमी सीधे कह देगा ना कि भाई उसने किया। देखिए, मैं बता रहा हूं, लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या बने, ये तो मैं बता रहा हूं, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। यही तो नीतीश कुमार की हाँ, राजनीति है। बिल्कुल, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, जो लालू यादव कहते हैं कि गला मिले और बिल्कुल, और पेट में दांत है, तो ये चरितार्थ ये सही साबित होता है। मैं बता रहा हूं कि नीतीश बाबू को मेरे बारे में कोई निर्णय लेने के लिए माने समझिए बाध्य करे, इसको मैं नहीं मानता। तो मतलब उनके मन में कोई पीड़ा हुई होगी आपकी तो मुझे कभी बताया नहीं, ये वो कभी नहीं बताएंगे। बता रहा हूं, आप उनके साथ रहे ना, आप जानते हैं, वो कभी नहीं बताएंगे। ये बता रहा हूं, इसलिए मुझे कई बार लोग बोलते हैं। हमने कहा देखिए भाई, जिन नीतीश बाबू को मैं जानता हूं, उन पर कोई इतना दबाव नहीं बना सकता कि कोई निर्णय उनके उसके खिलाफ को ले ले। ठीक है, एक परसेप्शन होता है। जब आप मंत्री पद से वहां से खाली हुए आए, आपने कई बार टाइम मांगा मिलने के लिए, उन्होंने टाइम नहीं दिया, इसका मतलब है कि भाई अभी हम आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, आपको हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर होते उनका स्वभाव हम जानते थे। कई बार देखिए, कई बार हम जानते थे कि ठीक है, कोई चीज में रहते थे, उनका एक और स्वभाव है, अगर आपसे नहीं मिल रहे हैं ना, आप जाइए बोले देखिए ना जी, ये बिजी थे, एक हमेशा। तो हमारे मन में देखिए, जब आपके मन में कुछ रहेगा तभी ना। देखिए, मैं क्यों इतना नीतीश बाबू के ऊपर कॉन्फिडेंटली बात करता हूं, क्योंकि मेरे मन में कुछ रहता ना, तब मेरे मन में थोड़ा कुछ लगता हमको, और मुझे कोई दूसरा क्या बताएगा, मैं तो उन्हीं से पूछता। लेकिन चूंकि अच्छा, ये संजय सिंह जो कह रहे थे, संजय सिंह जो एमएलसी पहले रामविलास पासवान के खासम खास हुआ करते थे, बाद में नीतीश कुमार के खासम खास हो गए, ये जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, तो आप थे वहां, कुछ थी ऐसी बात? कभी नीतीश जी ने कुछ कहा था आपसे? देखिए, एक बार बताते हैं भाई, बैठते तो हम उनके साथ थे, तो चर्चा तो हम लोग से करते ना। नीतीश बाबू का कभी स्वभाव नहीं रहा इसकी बात उससे कभी नहीं, और इस तरह गंभीर बात किसी से करे ना। देखिए, इनफॉर्मल बातें बहुत तरह की होती रहती है, जैसे कहीं बैठते हैं आप, तो बहुत तरह की बात होती है, लेकिन कोई एक फॉर्मल इस तरह की बात मेरे सामने तो कभी नहीं हुई ना। ठीक है, जन स्वराज का क्या भविष्य है? आपको ये नहीं लगता है कई बार बीजेपी का अगर आप चुनावी इतिहास देखें तो बाइपोलर फाइट में दिक्कत होती? दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पंजाब, मतलब कहीं भी देख लीजिए, ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी कंफर्टेबल होती। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का एक सेक्शन है जो ये कहता है कि प्रशांत किशोर जो है ये प्लांट किए गए हैं एक पार्टी विशेष के जरिए कि आप एक माहौल बनाओ, हमारे खिलाफ बनाओ, कि आप हमारे खिलाफ एक ताकत बनकर के उभरो, ताकि जो हमसे नाराज वोट है ना,
वो स्प्लिट हो जाए। देखिए, ये जो बातें कई दिनों से ही चल रही है, और जहाँ तक लोग बोलते कहा है, बोलते इसलिए हैं कि प्रशांत जी का अगर बैकग्राउंड देखिएगा तो भाई 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके कई 2-3 वर्ष पहले से ही वो उनके साथ काम कर रहे थे, उनके साथ काम किए। और भाई प्रधानमंत्री जब उसमें बने तो उसमें उनकी पार्टी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। तो लोग स्वाभाविक, वो बैकग्राउंड सबको हाँ, पता है, हाँ, क्यों लेकिन, बोलते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये थ्योरी गलत है? एकदम थ्योरी कि गलत है। जो सरकार है, हाँ, जो गठबंधन सरकार में एनडीए है ना, अब या तो उस एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला हो, और नहीं तो एक 20 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। नीतीश कुमार जी का भी स्वास्थ्य और तमाम तरह के मसले हो गए। तो जो एनडीए या बीजेपी के सरकार के जो खिलाफ वोट है वो इकट्ठा इन बल्क एक जगह ना जाए, है ना, तो एक ताकत खड़ी करो। अब वो ताकत खड़ी कैसे होगी? वो सिर्फ महागठबंधन को अगर गाली देगा या उसकी आलोचना करेगा तो वो तो इसका आलोचक हो गया। तो आपको आलोचना करनी है सरकार की, आप मुख्यमंत्री की कीजिए, मंत्री अशोक चौधरी फलाना ढिमकाना, है ना, ताकि ये एक हो कि भाई आप सरकार से लड़ रहे हैं, है ना, दिलीप जायसवाल आप हेड ऑन कॉलिजन ले लीजिए, ताकि एक छवि बने, ताकि जो वहां का जो नाराज वोटर है कुछ इधर आया कुछ आपकी तरफ चला गया, तो आप तो सरकार की मदद कर रहे हैं वोट को स्प्लिट करके। नहीं, देखिए इसमें आइए, देखिए है क्या कि अभी दो यहाँ मजबूत गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। भाई एक 15 साल सरकार में रह चुकी, एक 20वां साल पूरा करने जा रहे हैं। दोनों मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पिछले 2020 का भी अगर आप चुनाव देखिएगा तो बड़ा क्लोज था, 110 इंडिया का था, 117 एनडीए का था। भाई कांग्रेस का अगर स्ट्राइक रेट ठीक रहता, ओबीसी सीमांचल में अगर महागठबंधन को डैमेज नहीं करते तो सरकार नहीं, हम बता रहे हैं 7 सीट का फर्क था। हाँ। जो था बहुत ही वो था। लेकिन आज आप देखिए जरा क्या है, इन एनडीए की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एनडीए में देखिए 2020 का चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है कि एनडीए में पिछली बार जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी 2020 में, जीती कितनी? मात्र 43। बीजेपी लड़ी 110 सीट पर और जीती 74 या 75, ये नंबर है, समझे ना। तो स्ट्राइक रेट देखिए बहुत फर्क है। और उस समय भाई चिराग जी अलग से अपना उम्मीदवार खड़ा किए, और उसमें जेडीयू का मानना, मैं तो उसमें जेडीयू में था ही, मुख्यमंत्री जी का खुद मानना था कि 25-30 सीट का नुकसान हमारा उससे हो गया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी वही किए, तो उसमें भी समझिए 10 से 12 सीट का नुकसान हुआ, और इसीलिए जेडीयू का सीट काफ़ी कम गया। तो आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए आपको दिखता जरूर है, सब बोलेगा कि साहब एनडीए में तो सब लोग अब है, पूरी ताकत है, इसलिए कोई 2025 में 225 की बात बोलता है। मैं तो बोलता हूं कि जब जितनी ताकत आप बता रहे हैं, सभी दल को बता रहे हैं, 243 जीत जाएगा। मैं तो वो कहता हूं कि वचनम किम दरिद्रम 240 कम से कम बोला करो। लेकिन शशि जी है समस्या क्या, जो इनर कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, और ये कभी मत इसको हल्के में लेना है किसी को, कि जनता दल यू के भी जो कार्यकर्ता, तो जनता दल यू में था ना, अभी भी मिलता है, उसके मन में ये टीस है कि पिछले बार हमारे लोगों को लोगों ने वोट नहीं दिया है, हमारे लोगों को फलाने पार्टी ने हराया है। और अभी जब ये चुनाव में जाएंगे ना, तब देखिएगा कि जो सामने दिख रहा है ना, और क्या होगा। अभी क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसको लगेगा कहीं जेडीयू का ज्यादा आ गया तो फिर मांगेगा, जेडीयू वाले को लगेगा बीजेपी वाले को आ जाएगा तो फिर मांगेगा, चिराग जी को ज्यादा आ जाएगा तो फिर ये भी कुछ मांगेगा। तो देखिए ये जो दिखता जरूर है, लेकिन कोई एक कोहेसिव नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इनर कॉन्ट्राडिक्शन है। आप आइए दूसरी तरफ, इंडिया गठबंधन, भाई स्वाभाविक है, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस पार्टी भी अपना नए तेवर में वो आ रही है, तो वहाँ भी बहुत जो है एकदम, जो कहते हैं ना एकदम सीमलेस टाइप का नहीं है, ठीक है वो जो है उस चीज का। उसमें देखिए जो है ये संभावना मैं बता रहा हूँ कि जो ये हम लोगों का जो दल है जन स्वराज जो है, देखिए इसका तो कोई बैगेज नहीं है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, और ठीक है दल नया है, लेकिन हम लोग जितने लोग हैं ना, कोई नया इसमें नहीं है।
सबका अपना अपना अनुभव है, अपने अपने क्षेत्र का अनुभव है, और बिहार को हम लोग सब बढ़िया से जानते हैं, अब बिहार के लोग भी जानते हैं। तो अगर आप जाइएगा क्षेत्र में, मैं भी जो जाता हूँ, हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है, तो लोगों में इस पार्टी के प्रति एक लगाव भी हो रहा है, एक झुकाव भी है। और अभी 4 महीना का समय है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव आते आते हम लोग बिल्कुल बूथ, देखिए चुनाव में, क्योंकि मैं तो संगठन का आदमी हूँ, आपका राष्ट्रीय स्तर बहुत अच्छा हो, प्रदेश स्तर बहुत अच्छा हो, जिला बहुत अच्छा हो, प्रखंड बहुत अच्छा हो, पंचायत बहुत अच्छा हो, और अगर बूथ पर आप मजबूत नहीं है ना, तो फिर किसी काम का नहीं। और बूथ अगर आपका मजबूत है तो फिर आपकी, हाँ, और हमारा फोकस कहाँ है, क्योंकि मैं भी संगठन का आदमी हूँ, हमको हमारा फोकस है बूथ, कि हमारा हर एक बूथ पर कम से कम 2 हमारा प्रभारी जो होगा वो 25-25 लोगों को अपनी कमेटी में जोड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर एक 50 हुआ तो एक हमारे विधानसभा में एवरेज अगर 300 भी हमारे अगर बूथ हैं तो 15,000 लोगों को हम लोग टारगेट किए हुए हैं, और हम लोग टारगेट किए उसको तो हम लोग कर भी रहे हैं। और हमारा जो समझिए बूथ का जो बनाने का काम चल रहा है वो समझिए 20 से 25,000 के बीच में हो भी गया है। और होने के बाद हम लोग, जैसे हमारा ही प्रोग्राम अब लगा हुआ है, हम जाते हैं तो सब जिलों में हम सम्मेलन तो करते ही हैं, अपने जितने संगठन की बैठक करते हैं उसमें देखते हैं कि भाई जो बूथ के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जो उस प्रकार के साथी हैं, उनको कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाए कि कैसे किया जाए। तो हमारी पूरी की पूरी ताकत है, जो मैं देख रहा हूँ इंडिया और इंडिया को देख करके कि हमारे तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। तो अगर हम बूथ पर अपनी पूरी ताकत लगा दें तो हो सकता है कि 2025 का जो चुनाव का रिजल्ट आए तो लोग के लिए बड़ा ही एक कुछ नया सीन भी बन सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें लगता है इस बार जेडीयू जीत जाएंगे? आपके प्रशांत किशोर 25-25 कर रहे हैं, तो कई बार क्या ना, आदमी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देता है अपने सपोर्टर्स का मोरल बूस्ट अप करने के लिए, ये सब पॉलिटिकल गिमिक भी होता है। आपको यथार्थ में क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले बार 115 में मैंने बताया कि जीता था 43। अगर आप निकाल के देख लीजिएगा तो 5,000 से नीचे आपके 20 से ज्यादा सीटें हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं 5,000 से नीचे, आप अगर देखिएगा 20,000 के ऊपर कुछ ही सीट है, 4-5 सीट होगी। तो देखिए मैं तो नंबर के बारे में आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब क्रिटिकल पोजीशन, लेकिन क्रिटिकल ही नहीं, क्रिटिकल ही नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू ही जनता दल यू के एकमात्र जान ही नहीं, वोट उन्हीं के आसपास है। और लोगों को अब ये लगने लगा है कि भाई जब उनका शरीर ही नियंत्रण में नहीं है तो वो जेडीयू का वोट कहां जाएगा फिर? वो जेडीयू का वोट, जो आपने कहा ना, क्योंकि जनता दल यू वाले एक बड़ा आजकल वीडियो चलाते हैं, नीतीश बाबू को एक तरफ मुझे दिखाते हैं, एक तरफ प्रशांत जी को दिखाते हैं। नीतीश बाबू मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हम लोग साथ में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इन लोगों की औकात क्या है, तो साइड में चलता है। तो साइड में जिनके चलते हैं, तो जब मैं इस बात को कह रहा हूं, जब नीतीश बाबू सब चीज नियंत्रण में रहता, तो मैं बता दूं हम लोग का अभी 2025 में भविष्य नहीं था। लेकिन चूंकि नीतीश बाबू के नियंत्रण में चीजें नहीं हैं, और ये हमारे जनता दल यू के जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं, साथी हैं, देखिए मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो 2 लाख एक्टिव मेंबर थे, 50 लाख कहिए, हम 25 लाख को ही मानते हैं, उसमें से 20 लाख तो निश्चित रूप से है जिससे मेरा 1-to-1 रहा है, और प्रशांत जी भी साथ में काम किए हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग नीतीश बाबू सामने रहते तो हम लोग तो सही नहीं, तो नीतीश बाबू जब बीच में नहीं रहेंगे तो उनको भी तो नेचुरल लगता है ना, जनता दल यू के लोगों को भी नेचुरल कहाँ लगता है कि भाई चाहे प्रशांत जी हैं, चाहे आरसीपी सिंह हैं, नीतीश जी के साथ रहे हैं, तो उनको अपना घर लगता है। उनको आरजेडी अपना घर नहीं दिखेगा, उनको कांग्रेस अपना घर नहीं दिखता है, उनको बीजेपी भी अपना घर नहीं दिखता। और यही हम दिखते हैं। मैं तो ये पब्लिकली अपील करते रहा हूं, और आज भी आपके उससे अपील कर रहा हूं कि आज भी मैं आपके माध्यम से भी जेडीयू के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो आगे आने वाला चुनाव है, आप देख रहे हैं राइटिंग ऑन द वॉल, तो हम लोग सब नीतीश बाबू के शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन जो स्थिति है, पॉलिटिकल निर्णय लेना है तो सब साथी लोग आकर के जन सुराज में मिलिए, ये आपका घर है। और जो नीतीश बाबू सोचते थे और नीतीश बाबू की जो विरासत बिहार में कही जा सकती है, उसको अगर कोई लागू कर सकता है तो सिर्फ जन सुराज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एपिसोड थोड़ा अलग हट कर करके है, और चूंकि 2025 नीतीश जी के ही, नीतीश बाबू के इर्द गिर्द घूमेगा, है ना। बड़े, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार भी में है, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है कि जिसकी सरकार है हमला उस पर होता, अपोजिशन करता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कई सारे कारणों से पूरी राजनीति, चुनावी मुद्दे उनके इर्द गिर्द घूमेंगे। इसलिए नीतीश कुमार को समझने के लिए मुझे लगा कि आरसीपी जी से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। तो वो पुरानी मोहब्बत, जन सुराग से अब नई मोहब्बत, है ना। अब एक ऐसा आदमी जो पीएस बनने का पहले ही बार नाश्ता किए, और ठीक है कि जात पात इम्पोर्टेंट नहीं होता है, फिर भी एक लगाव हो जाता है। तो नीतीश कुमार से आरसीपी इतना करीब इसलिए भी हो गए कि एक तो उनके अपने जिला से है, नालंदा से कुछ किलोमीटर पे ही दोनों का गांव है, एक का इधर एक का उधर, और दूसरा उन्हीं के जात के हैं। तो ये सारे फैक्टर, इंटेलिजेंट भी है, यूपी कैडर के रहे तो कई लोगों के साथ काम किया, तो इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता था कि आप नीतीश को समझिए, नीतीश कुमार को समझिए। और आज जो नीतीश कुमार हैं वो किस हालत में है वो भी आरसीपी जी बता रहे हैं, है ना। हालांकि उनके घर पे तो जा नहीं पाते हैं, बैन है, मोहब्बत टूट गई है, डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी बाहर से ही सही जो देखते हैं वो आरसीपी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और मेहमान, और उनसे भी पूछेंगे तीखे सवाल। हालांकि आज वाले से कोई तीखा सवाल किया नहीं है, हम तो इनसे नीतीश जी को समझना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में